अभी क्या हुआ ये जम्मू कश्मीर में जो लड़कियों के साथ जो हुआ, जरा इसके बारे में तफसील से बताएंगे? कि ये जो हुआ, ये मैं इन दो बच्चियों की बात नहीं कर रहा इस समय, ठीक है। इस समय टारगेट पे वो दो बच्चियां हैं और उनके साथ जो हुआ वो सब हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ ही रहे हैं। कैसे हुआ, गन पॉइंट पे कैसे लेके गए वो, एक सहेली के भाई की शादी में जाती है या किसी, मतलब वो एक ट्रस्ट में जा रही है कि जहां मैं जा रही हूँ, जो कोई बच्ची की कोई एक दूसरे का घर भेजता है, अपना बच्चा घर भेजता है, तो वो ट्रस्ट में भेजता है। अब ये बहुत बड़ी गलती है कि आपको ये पता होना चाहिए आप किन लोगों पे ट्रस्ट कर रहे हो, आप दे ट्रस्ट वर्दी, क्या वो आपकी बच्ची को वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे अपनी बच्ची को करते हैं, एक चीज। और उनके यहाँ बच्चियों की क्या हालत है ये भी देखना पड़ेगा। तो वो तो कहेंगे हम वैसे ही ट्रीट करते हैं सब, ठीक है ना। तो कोई ज्यादा वहां पे फर्क नहीं है। जिस पर्टिकुलरली माइंडसेट की मैं बात कह रहा हूं, वहां पे भाभी जान और बकरी जान में भी कोई फर्क नहीं है, वो सोच ऐसी है। और यहां पे अब जिन पे ट्रस्ट कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं हर बार 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 कि शायद एक एहसान और कर दें तो ये इसको पहचानने लगेंगे, या एहसान करने के लिए नहीं भी कर रहे, वो अपनी संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, एक ह्यूमन वैल्यूज के लिए करते हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए जो काफिर है करते हैं। मगर ह्यूमन राइट्स इज फॉर राइट ह्यूमंस। जो ह्यूमंस ही नहीं है, इन ह्यूमन है, उनके लिए कोई राइट्स नहीं है। ना ह्यूमन राइट्स है इनके, ना एनिमल राइट्स है। ये जानवरों से बदतर लोग हैं। और अभी हाल ही में दिल्ली में, मुंबई में कुछ कश्मीरी मुस्लिम बच्चियां फंस गई थीं, जिन्हें सिख लोग अपने पल्ले से कंट्रीब्यूट करके गुरुद्वारे वालों ने ना खाली कर्फ्यू में गए, अपनी जान का रिस्क लेके, अपनी हेल्थ का रिस्क लेके, इन सारी उसमें ना खाली उनको बच्चियों को घर पहुंचा के आए हिफाजत से, बल्कि उनको जब तक उनके घर के हवाले नहीं करा और वहां से इजाजत लेके आए, एक पैसा नहीं उनका लिया उन्होंने। मगर ये किसके लिए कर रहे हैं वो रियलाइज करेंगे। आज कौन सी मुस्लिम तंजीमें सामने आई हैं जो आके इसको क्रिटिसाइज कर रही हैं? उसको हेल्प करना तो बहुत दूर की बात है। ये अलग बात है कि आरिफ अजाकिया जैसे कुछ लोग हैं जो सच्चाई को देखते हैं, इंसानियत को देखते हैं। ये नहीं कि ये मेरे मजहब का या मेरे फिरके का है, मेरे इलाके का है, तो ये जो कर रहा है उसको हम सपोर्ट करेंगे। वो इसलिए नहीं सपोर्ट कर रहे कि वो उसके फिरके का, मजहब का। और यहां पे रेप इसलिए कर रहे हैं कि वहां पे और ज्यादा हुरे मिलेंगी, 72 हुरे मिलेंगी। तो ये 72 हुरों, जिसको आज तक ये समझ नहीं आया कि दुनिया गोल है कि चपटी है, उससे आप क्या बात करेंगे? मानवता की क्या बात करेंगे? साइंस की क्या प्रोग्रेस की बात करेंगे? तो ये जो सिख बड़ा कुछ हमारे लोग बड़ा भाईचारा कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, भाईचारा भाई से होता है। यहां पे भाईचारा इतना ही है, आप उसे भाई समझते रहे, वो काफिर को चारा ही समझेगा, माले गनीमत ही है। तो उसकी सोच आप बदल नहीं सकते। इट इज लाइक थ्रोइंग चॉकलेट्स टू अ क्रोकोडाइल। मैं बार बार यही कहता हूं कि मगरमच्छ आपके पीछे भाग रहा है, आपने जेब से एक चॉकलेट निकाला और फेंक दिया और सोचा अब ये मगरमच्छ जी जो हैं ये अब हमारे दोस्त बन जाएंगे क्योंकि मैंने उसको चॉकलेट दिया। उसने चॉकलेट नहीं खाना, उसने आपका गोश्त खाना है, या चॉकलेट भी खाना है और गोश्त भी खाना है। तो ये जो एक, इसको हम आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं देख रहे, ये अब सामने आया है। ऐसे हजारों चीजें होती आ रही हैं। ये सोशल मीडिया के आने से ये थोड़ी सामने आने लगी और ये चीज सामने आ गई। या ऐसा हुआ कि ये वहां पे थे, थोड़ी सी कम्युनिटी मौजूद थी, अगर किसी रिमोट विलेज में ये रोज हो रहा है, और जहां जहां मुसलमान की मेजोरिटी है वहां वहां काफिर को दबाया जा रहा है। और अगर वो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं कि हम सारे एक हैं और काफिर सारे खिलाफ हैं, तो ये समय दूर नहीं है जब काफिर ब्रदरहुड आ जाएगा। और जिस समय काफिर ब्रदरहुड आ गया, उसको लाने के जिम्मेदार ये मौलाना होंगे और उसके बाद इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इसके ऊपर क्या क्या धाराएं लगनी चाहिए
ये किडनैपिंग है, ये रेप है, ये जबरन धर्म परिवर्तन है, ये सब कुछ तो हो गया और इससे ज्यादा क्या होगा, इससे ज्यादा नंगा नाच क्या होगा। और उनके लिए ठीक है, क्योंकि सिख लड़की का हुआ तो और ज्यादा खुशी की बात है, क्योंकि वो काफिर की रक्षा पंक्ति के लोग थे, तो उसको करने में, या अगर ब्राह्मण की लड़की होगी तो उसको वो समझते हैं कि इनका ब्रेन है, तो इसको करने में ज्यादा उनको सबब मिलेगा। मगर ये सबब जो मिलना है, ये तो किसी भी काफिर लड़की को उठा के मिलना है, माले गनीमत है। और ना खाली उसको यहां पे भोगेंगे, मैं बड़ा गलत शब्द इस्तेमाल करता हूं, हो सकता है मेरी बहनें भी सुन रही हूं, बेटियां भी सुन रही हूं, मगर ना खाली इसको जितना यहां पे भोगेंगे उतना ही भोग उन्हें आगे मिलेगा। तो ये इस लालच से बंधे हुए हैं। अब अगर ये सिर्फ ऐसा होता कि कोई एक लड़का होता, उसने गन पॉइंट पे कर लिया होता, किडनैपिंग हो गई होती, ये ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है कि रिवर्स भी हो सकता है, कोई मानव जाति का आदमी भी, कोई इंसान भी मुसलमान को किडनैप कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो नहीं कर सकता। तो कोई काफिर भी, मेरा मतलब है, कोई काफिर भी किडनैप कर सकता है, ये एक इंडिविजुअल हो सकता है। मगर पूरा सिस्टम, पूरा मजहबी जमात उसको सपोर्ट दे, या साइलेंट हो जाए, या लिप सिंपैथी भी सोच सोच के हिलाए कि जैसे दही जमा हो, तो ये पूरी कॉन्स्पिरेसी है। एक हमारे बहुत सीनियर थे, अब वो नहीं रहे रिसेंटली, राम कुमार ओरी साहब, तो ग्लोबल वार अगेंस्ट काफिर उन्होंने एक बुक लिखी है जो समझने वाली है। तो इसमें सारा मुस्लिम जगत जो है वो यूनाइटेड है काफिर के खिलाफ। और उसमें आप जैसे जो लोग जिनका जन्म वहां हुआ और उन्होंने उस चीज को समझने की कोशिश करी कि मानवता एक है, इसको आप मत बांटिए, और दूसरे की बेटी को, धन को आप माले गनीमत ना समझिए। ये आपने कैसे इंटरप्रेट करा और वो कैसे कर रहे हैं, वो या तो आपकी इंटरप्रिटेशन गलत है या उनकी गलत है। तो एक इंटरप्रिटेशन तो गलत है दोनों में से। और ये खाली लड़की तक नहीं है, लड़की तो उनके लिए एक सेक्स ऑब्जेक्ट है, मशीन है, जहां पे हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि फेयरवेल सेक्स को पार्लियामेंट पास करने की कोशिश कर रहा है। तो यानी जो एक महिला आपके साथ रही 30 साल, 40 साल, 50 साल, जितने साल भी वो रही, या तो मानव जाति में, तो आप 2 दिन अगर कुत्ता घर में रख ले और वो मर जाता है तो आप रोटी नहीं खा पाते। तो आपने जिसको 40 साल जिसके साथ जो जिसने आपको पत्नी बन के आपको सहयोग दिया, उसने आपके बच्चे पैदा किए, और कभी वो कोई पत्नी मां के रूप में भी आई, आप बीमार थे तो उसने आपको अपने हाथ से खाना खिलाया, कभी सेवा करी, और उसका अंत क्या है कि वो आपके लिए केवल एक सेक्स मशीन थी। क्योंकि फेयरवेल सेक्स, और ये कोई एक मौलवी या 2 मौलवी या कोई पागल मौलवी नहीं बोल रहा, ये बकायदा इजिप्ट के पार्लियामेंट में लाया जाता है। किसी तरह रुक गया वो अलग बात है, मगर जहनियत वही है। तो जो इस जहनियत से आप कैसे लड़ेंगे, मेरे पास एक पागल भेड़िया आ जाए तो मैं उसको बहुत समझाऊं, इस बच्चे को मत मारो, ये तो बड़ा अच्छा होनहार बच्चा है, ये तो फिजिक्स का स्टूडेंट है, ये तो आगे जाके इतनी बायोलॉजी में रिसर्च करेगा कि भेड़िए की जाति इंप्रूव कर देगा, उसका डीएनए बदल देगा, आपको फायदा। मगर भेड़िए को वो कुछ समझ नहीं आती। भेड़िए का एक ही इलाज होता है कि भेड़िए को मारा जाता है। जब वो, मैं भेड़िए को भी गलत नहीं कह रहा क्योंकि उसका भी धर्म है, तो वो अपना मजहब फॉलो कर रहे हैं क्योंकि उसको सिखाया गया है कि वो माले गनीमत है, तो वो माले गनीमत उठाने आता है और हमें बचा के रखना है। जैसे गांव के बाहर फेंसिंग होती है कि भेड़िया ना आ जाए। और ये चीज हम जो समझते हैं कि हमने साइंस में, ज्यूज ने इतने नोबेल प्राइज ले लिए, इतना क्रिश्चियंस ने इतने ले लिए, हिंदुओं ने ले लिए, सिख इतनी कम गिनती में है, मतलब मैं उसको हिंदू से ज्यादा अलग नहीं मानता, थोड़ी सी डेफिनेशन का फर्क है। वो उन्होंने इतने ले लिए, इतनी कम गिनती होने पे भी, तो ये क्यों नहीं ले पाते? भाई आपने फिजिक्स पढ़ ली, लिटरेचर पढ़ लिया, लैंग्वेजेस पढ़ ली, चांद से सूरज की डिस्टेंस नाप दिया, वगैरह वगैरह। भेड़िए ने ऐसी कोई पढ़ाई नहीं करी, मगर उसको यह पता है कि मेरे को शिकार कब करना है और कैसे करना है। तो उसको ये आपकी पढ़ाई की जरूरत नहीं है, उसको अपना टारगेट पता है। अब आपने इतनी पढ़ाई कर ली, चांद पे पहुंच गए, सूरज पे पहुंच गए, ये कर दिया, वो कर दिया,
मार्च पे बस्ती बना ली, तो इतना भी मेहरबानी कर ले, अपने लिए अपने ऊपर एहसान कर दें कि अपने गांव के बाहर चार दीवारी कर दें। जो हम जिसे हम सोशल डिस्टेंसिंग आज कह रहे हैं, ये तो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। और जब तक सोशल डिस्टेंसिंग, फाइनेंशियल डिस्टेंसिंग नहीं होगी, जैसे मैं हलालोनॉमिक्स के खिलाफ लगा हुआ हूं, पैसा कहां से आ रहा है? पैसा भी हम दे रहे हैं, और बार बार मैं ये कह रहा हूं कि ना बेटी बचेगी, ना रोटी बचेगी, ना कोठी बचेगी। जो आज भारत में हम बैठे हुए अपनी कोठियां बना रहे हैं, इससे बड़ी कोठियां हम लाहौर और कराची में छोड़ के आए हैं। जब वो नहीं बची तो ये कहां से बचेंगी? अब कुछ समय पहले कुछ हमारे सिख भाई भी कह रहे थे कि हम बहुत आपको भाईचारा दिख रहा था। वो आपका भोलापन और मूर्खता थी। आप और नमाज पढ़वाओ गुरुद्वारे में, ताकि सारे रास्ते भी देख लें वो कि किस मोहल्ले में कितने घर हैं और किस घर में कितनी लड़कियां हैं, अंदर बुलाइए उनको। तो ये एक तरफा इश्क नहीं चलेगा। आज कितने मुस्लिम तंजीमें खड़ी हुई हैं, गुरुद्वारे में आप लंगर खाने तो जा रहे हो, वहां पे नमाज पढ़ने तो जा रहे हो, मगर आप शाहीन बाग में ये भी चाहते हो हमारे साथ खड़े हो, और कुछ लोग खड़े भी हो गए। पर आप आज खड़े हो सिखों के साथ। ये नहीं कि उनका सिख के साथ कोई विरोध है, जितना उसके सिख के साथ विरोध है उतना ही क्रिश्चियन के साथ विरोध है। तो ये समय आ गया है, और बहुत जल्द जो मुस्लिम ब्रदरहुड है उसका जवाब मानव जाति देगी। आप अगर मैं इसको उर्दू में बोलूं तो जो इंसान है, जो आदम जाति है, वो इसका जवाब देगी, और वो हमेशा एक दबती नहीं रहेगी। और इसको इस चरम सीमा तक, इस हद तक ले जाने के लिए केवल और केवल वो जिम्मेदार होंगे। और अनफॉर्चुनेटली उसमें क्या होगा कि उसमें जिसका नाम भी मुस्लिम नाम है गलती से, वो भी उसका टारगेट बनेगा। तो ये एक इंसिडेंस हुआ। जम्मू में जो हुआ, दूसरा हुआ, हो सकता है कि जम्मू वाला जो हुआ है, ड्रोन वाला हुआ है, वो जो मीटिंग्स हुई है प्राइम मिनिस्टर की, और उसकी वो उसको अंडरमाइन करने के लिए या उसमें एक उसको हाईजैक करने के लिए पॉलिटिकल उसको ये करा गया हो, वो तो हो सकती है। किसने करा ये पता नहीं, मगर वो हो सकती है। मगर ये ना भी होता, मान लीजिए ये मीटिंग ना भी होती, तो भी वो इतने साल से यही कर रहे हैं। सीमा पार से कोई फूल तो आ नहीं रहे, तब भी बम आ रहे थे, अब भी बम आ रहे हैं। तो जब तक आप बम का जवाब बम से नहीं देंगे, आप फूल कितने बरसाते रहें, तो ये नहीं हो सकता। और ये दो अलग अलग इंसिडेंट्स जो हुए हैं, इनको अगर अलग भी रख के देखे या एक साथ रख के देखे, हालांकि मैं नहीं समझता कि वो लड़की को इसलिए उठाया गया था कि मोदी की किसी से बात चल रही है या फलाने की चल रही है, उनको उससे कोई मतलब। उनका एक ही टारगेट है, माले गनीमत। और इसको अगर कन्वर्ट करेंगे, बड़ा यहां पे भी बड़ा उसका मजा लेंगे हम लड़की का, और आगे भी इसके बदले में हमें हूरें मिलेंगी। अब वो यहाँ पे तो 5 या 6 फुट की लड़की का अपहरण करा, वहां पे 36 फुट की हूर मिलेगी। तो ये जो चीजें हैं, तो ये 36 फुट की तैयारी है, 72 हूरों की तैयारी है। और ना खाली हूरें हैं, बहुत कुछ है, शराब की नदियां है, दूध की नदियां है, शहद की नदी है, क्या जाने क्या क्या है। और ना खाली हूरें हैं, लौंडे भी हैं, वो भी मिलेंगे। तो जो इस सोच से चल रहा हो, उससे आप क्या नेगोशिएशन टेबल पे आके, या तो जो भी जिससे भी नेगोशिएट किया जाता है, या तो उससे पहले ये कहा जाए यू शेड योर दिस थॉट। ये आप सीधी सी बड़ी, कई बार कई लोगों से बहस होती है किसी इशू पे, मैं कहता हूं आप ये मानते हैं धरती गोल है कि चपटी है? कि अगर आप अभी तक ये मान रहे हैं कि धरती चपटी है, क्योंकि आपको चपटी दिख रही है, अगला 10 मील तक आप देख पा रहे हैं, 2 मील तक वो चपटे दिख रहे हैं, तो धरती चपटी है, ये आपकी सोच का दायरा है। अगर आप धरती चपटी मान रहे हैं, चपटी मीन्स फ्लैट, हिंदी में चपटी का मतलब फ्लैट होता है। तो इफ यू फील द अर्थ इज फ्लैट, अभी आप वही अटके हुए हैं, तो सॉरी, मैं आपसे कोई बात ही नहीं कर सकता, आप इस लायक ही नहीं है कि आपसे बात करें। और अगर आप ये मान चुके हैं कि धरती गोल है, तो फिर आप उस फेथ को छोड़ के आगे, अब उसकी बात छोड़ो, अब लॉजिक की बात करो। तो ये चीजें नहीं हो सकती। ये मतलब ये नेगोशिएशन, और ये जो किसी के साथ ना रहना चाहता हो,
उसके साथ रहना संभव ही नहीं है। और जो आ रहा है एंटी कन्वर्जन लॉ की बात हो रही है, वो रेट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए। वो आज से नहीं कि आज से वो लागू होगा, वो पिछले 1400 साल से लागू होगा। 1400 साल में जिसने भी विदेशी और आक्रमणकारी धर्म का को अपनाया वो सब रिवर्स होना चाहिए। ये है एंटी कन्वर्जन लॉ। ये नहीं कि आज तो बढ़ा चुका है अपनी आबादी। अभी एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कह रहे थे ये बहुत बड़ा मिथ है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। उनका और हिंदुओं का जो रेशियो है बढ़ने का, वो सिर्फ 1 या 1.5 बच्चे का फर्क है। यार कितने मजे से तुम कह रहे हो 1 या 1.5, और ये मूर्ख बनाया जा रहा है मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। ये मिथ है। मिथ कैसे है? 1.5 बच्चे का फर्क कोई फर्क नहीं है। कितने करोड़ में वो बनते हैं और उससे कितने करोड़। क्या जो इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं वो इतना मैथमेटिक्स नहीं समझता? क्या उसको भारत की जनसंख्या नहीं पता? तो साहब आगे से आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि सिर्फ 1 बच्चे के फर्क के लिए इतना शोर मचा रहे हो। और ये आप गलत धारणाएं कर रहे हो कि जहां मुस्लिम मेजोरिटी में हो जाएगा वो वहां पे अपना राज करेगा। वो तो इतिहास गवाह है। पाकिस्तान क्यों बना? क्योंकि मुस्लिम मेजोरिटी थी। कश्मीर से क्यों भागे? और अब यहां पे ये रेप क्यों हुआ? मेजोरिटी है। तो और जहां मेजोरिटी है वहां ये अपने आराम से सुविधा से कर लेते हैं, और जहां पे मेजोरिटी नहीं है माइंडसेट वही है माले गनीमत। तो वहां पे हजूर हजूर करके पैर पकड़ के अपना काम चला लेंगे, और किसी की फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हैं तो उसकी लड़की पे नजर रखेंगे और हजूर हजूर करके अंदर आ जाएंगे। और जहां पे पावर में है वहां पे जबरदस्ती घुस लेंगे। मगर ओवरऑल 2 + 2 = 4, चाहे उसको बही खाते पे करो चाहे सुपर कंप्यूटर पे करो। तो जो मेंटल लेवल है वो यही है। जब तक उससे बाहर नहीं आएंगे, और ये जो इनकी सोच है, ये अगर कोई गलती से लॉजिक से सोचने वाला होगा, पहले तो इनके बीच में इतना घिरा हुआ है कि वो उनको अपोज नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान जब बना था तो सारे ही कोई वो थे कि हिंदुओं को जला दो, सिखों को जला दो। वो बहुत दोस्त थे मगर वो कुछ कर नहीं सके। तो ये जो है ये भी कुछ कर नहीं पाएंगे। और हाँ, इस बार ये होगा, क्योंकि यदि मानव जाति इकट्ठी होती है तो इस बार ये जरूर होगा कि गेम रिवर्स होगी। और ये मैं और आप आज इस चैनल पे बैठे हुए हैं आपके यूट्यूब के, और ये अब दिल्ली दूर नहीं, ये ज्यादा दूर नहीं है दिन के जितने यूरोप में छाए हुए हैं, जितनी आतंकवाद यूरोप में आपने फैलाया हुआ है। एक गोरा अपने गली से नहीं निकल पाता, अपने घर से नहीं निकल पाता, ये बिल्कुल रिवर्स होने वाला है। और यूरोप में इस सोच को, इस मेंटालिटी को, इस जहनियत को और इस फिरके को जगह नहीं मिलेगी। रघु जी, मैं यहाँ पे आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी आपने जैसे कहा कि ये जो ड्रोन से चीजें आई हैं, बम आए हैं, ये अभी कंफर्म नहीं है किसका। तो यहाँ पे एक कई एनजीओ की और कई अथॉरिटीज की एक रिपोर्ट है कि जम्मू या पंजाब में जो ड्रग्स का बहुत बड़ा इशू है कि पंजाब में ड्रग्स को बहुत ज्यादा फैलाया जा रहा है। ये सारी ड्रग्स पाकिस्तानी पंजाब से ड्रोन के जरिए आती है। तो ये तरीका वारदात तो वही है जो पाकिस्तानियों का है। सवाल मेरा ये है कि जब पंजाब में आम बच्चों में, यंग जनरेशन में ड्रग्स को इतना फैलाया जा रहा है, तो पंजाब की लीडरशिप, चाहे वो चीफ मिनिस्टर पंजाब हो, पाकिस्तान इंडियन पंजाब की बात हो रही है, या पंजाब में जो लीडर्स हैं, मंत्री हैं, या जो भी सिविल सोसाइटी है, वो पाकिस्तान की तरफ उंगली क्यों नहीं उठाते कि ये हमारी आवाम में, हमारे बच्चों में ये नशा का जहर फैला रहे हैं? यहां पे मैं ये कहूंगा, चोर चोर बसेरे भाई। जो यहाँ की पंजाब की लीडरशिप है, इनके बिजनेस इंटरेस्ट है। जो आज का जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब का, इसको बड़ी अच्छी तरह आप और मैं डिस्कस कर चुके हैं कि उसकी चाबी किसके हाथ में है। जो ये तारे ये आज से नहीं जुड़ रही उनकी उससे, ये जनरल यहिया खान के टाइम से जुड़ रही हैं। तो इस तरह वो पेनिट्रेट कर गए अंदर, चाहे वो ये पार्टी है चाहे वही पार्टी है। तो जो आपके इधर का पंजाब है जिसका सारा कसूर है, कसूर उसी का है ना,
तो जिसका सारा कसूर है, मैं उस पंजाब की बात कर रहा हूं, पंजाबिस्तान की बात कर रहा हूं, जिसने न केवल इस पंजाब को बर्बाद करा, इसका पानी पिया, इसका मतलब पानी भी पिएंगे, खून भी पिएंगे, और नशे में लगा दिया तो वो पता भी नहीं लग रहा कि हमारा पानी कौन पी रहा है और खून कौन पी रहा है। पूरे नॉर्थ इंडिया का पानी पी गए, पूरे वेस्टर्न इंडिया का पानी पी गए, और वो पानी कौन पी गया? वो पाकिस्तान नहीं पी गया, वो पंजाबिस्तान पी गया। आपका एक सूबा है, पूरे पाकिस्तान में वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वहां पर भी लोग हो गए, वो माइंड सेट के वहां पे भी है, ऐसी बात नहीं कि वो सब दूध के धुले हुए, मगर ये तो मतलब करेला ऊपर से नीम चढ़ा। ये उस एक तो ये माले गनीमत तो सभी मानते हैं, ये भी मानते हैं, और ये माले गनीमत से वो तो ये मानते हैं कि काफिर की जो औरत है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो बकरी है, चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे वो मकान है, वो माले गनीमत है। ये जो पंजाबिस्तान के हैं, ये काफिर की माल को तो अपना माल मानते ही हैं, मगर बाकी के जो मुसलमान हैं, गलती से अगर वो सिंधी, मुहाजिर और बलूच है, तो उसके माल को भी अपना माल मानते हैं। माले गनीमत उसका राइट है उसके ऊपर। तो ये जब तक पंजाबिस्तान से आप लोगों को मुक्ति नहीं मिलेगी, सिंधु देश को और बलूचिस्तान को, और इसकी पावर आप लोग हैं, चाहे इसको नीचे लगा रखा है, आपको उन्होंने सब्जुगेट किया हुआ है। जिस वक्त ये एक छोटा सा 4 जिलों का लैंड लॉक स्टेट रह जाएगा, और फिर मैं यही कह रहा हूं, वो दिन दूर नहीं, तो सिंध जो आज दबा कुचला बैठा है, जिसपे आपने कब्जे कर रखे हैं, उसके पास तो समुंदर है इतना बड़ा, बलूचिस्तान के पास इतनी नेचुरल रिसोर्सेज है। ये जो 70 साल दादागिरी करी है, या उससे पहले भी करते आए हैं, इसका एक एक दाने का हिसाब इन्हें देना पड़ेगा। सिंध में इनका एक ट्रक निकलने के लिए इनके प्राइम मिनिस्टर को फोन करना पड़ेगा कि साहब हमारा, सिंध के प्राइम मिनिस्टर को, कि हमारा ट्रक निकलने दीजिए। ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर ये जो जम्मू पे आप ड्रोन से हमला कर रहे हैं, 2 एयरफोर्स के, 4 एयरफोर्स के अफसर को जख्मी करके ये समझ रहे हैं कि आपने बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया, ये इस तरह का एक हमला और हुआ, 2 हमले और हुए, ये आप अपनी मौत का सामान लिख रहे हैं। क्योंकि उस कहते हैं ना, 100 सुनार की 1 लोहार की, जहाजों में डालने के लिए तुम्हारे पास पेट्रोल के पैसे नहीं है, एक्सपोर्ट तुम गधा कर रहे हो, और पीएलए वाले तुम्हारे फौजियों के बैरकों से तुम्हारी फौजियों की लड़कियां उठा के ले जा रहे हैं, और पता नहीं किस घमंड में हो कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप सिंधी को, बलूची को, सिविलियन को मार सकते हो, मगर किसी आर्मी से नहीं लड़ सकते, वहां से सिर्फ भाग सकते हो किसी आर्मी के सामने से। सेटअप है जिसमें, हाँ ऑफ कोर्स उसमें लीड जरूर पंजाबिस्तान कर रहा है, मगर ये जो कल कश्मीर में हुआ, करा तो वो लोकल्स नहीं, माइंडसेट फिर वही है माले गनीमत वाला। तो रवि जी, जम्मू एंड कश्मीर जो है, ये महाराजा गुलाब सिंह की रियासत थी, और महाराजा गुलाब सिंह, बाद में महाराजा हरि सिंह, इनकी रियासत का स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर। और इस जमाने में मेरा ख्याल है कश्मीर में बहुत सारे सिख थे जो रहते थे वहां पे, सब कुछ करते थे। सवाल मेरा ये है कि ये 1989 के बाद क्या वहां पे सिख कश्मीर वैली में है? नहीं है। तो मैं ये हैरान होता हूँ कि जब मैं जिनीवा जाता हूँ या यहाँ पे मैं लंदन में देखता हूँ, तो कश्मीरी, पाकिस्तानी कश्मीरी आईएसआई के और खालिस्तानी, वो भी आईएसआई के बैग, मिल के प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। क्या ये खालिस्तानी सिख नहीं है? क्या ये अपने कश्मीरियों से सवाल नहीं कर सकते कि भाई साहब वो तो हमारी स्टेट थी, हम लोग वहां पे इतने सारे थे, हम सबको भगा दिया तुम लोगों ने, क्यों? अब ये तो वो ही बता सकते हैं। अगर अब भी इनकी आंखें नहीं खुली और नींद में ही रहे, तो इसी नींद में ये खत्म हो जाएंगे सोए सोए। गुरुद्वारे भी थे शायद उस जमाने में, तो उधर गुरुद्वारे भी होंगे। आज तो मेरा ख्याल कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, हाजी लंगर तक था, जो लास्ट पॉइंट जो जाके चाइना और सीआईएस से वहां तक हमारे गांव थे। और बहुत कम लोगों को पता है कि हाजी लंगर कौन सी जगह, और वहां पर भी गुरुद्वारे थे। पर वहां पे गुरुद्वारा रहा, मंदिर रहा या बौद्ध मठ रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो काफिर थे और उन्हें भाग के आना पड़ा।
दो चीजें हुई, एक तो आबादी इसलिए कम हुई कि ये बिखर गए। आज मैं यहां पे ये कहना चाहूंगा, जैसे एक लेफ्ट ने एक नैरेटिव खड़ा करा हुआ है खाप पंचायत के खिलाफ, ठीक है। ये खाप पंचायत ने यही तो कहा था कि एक गोद के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते, अगर वो करेंगे तो हम उनसे बाइकआउट करेंगे। मेरे को पूरा अधिकार है, मैं किससे बोलूंगा किससे नहीं बोलूंगा। और मेरी परिवार जब इकट्ठा हो जाता है तो एक परिवार के नाते भी, परिवार का मुखिया नाते होने के नाते भी मेरा ये राइट भी है और ड्यूटी भी है कि मैं पूरे परिवार में डिस्कस करूं कि हमने किससे टर्म्स रखने हैं किससे नहीं रखने। तो खाप पंचायत ने यही बोला था कि अगर वो एक ही गोद के शादी करते हैं आपस में तो उसको हम नहीं टॉलरेट करेंगे। और हमने उनको ऐसे बदनाम किया। और ये जो खाप पंचायत है, ये टूटने का मतलब है कि पूरा सोशल फाइबर टूटेगा। पाकिस्तान बनने से ये हुआ, ना खाली वो उजड़े, वहां से उजड़ के आए, वो सोशल फाइबर डिस्टर्ब हो गया। तो वहां पे एक गांव था, उसका एक चौधरी था जो देखता था कि कौन लड़की गांव से बिना दुपट्टा लिए निकल रही है, उसको टोक देता था। और वो यहां पर भी आके, मैं एग्जांपल दे सकता हूं, कुछ साल तक वो यहां पर भी करते रहे, मगर उनकी चौधराहट चली इसलिए नहीं कि वो तो बेचारा जब कल तक चौधरी था और वो पूछों को ताव देके पाकिस्तान में रह रहा था और घोड़े पे चलता था और पगड़ी ये लंबी बांधता था, वो तो बेचारा मजदूरी कर रहा था, यहाँ आके पत्थर तोड़ रहा था। तो आपको उसको कौन चौधरी मानेगा? तो ये ना खाली प्रॉपर्टी, जान और इज्जत का नुकसान हुआ, ये सोशल फाइबर जो टूटा उसके बाद खड़े नहीं हो सके। इसी तरह से ये जब सोशल फाइबर्स टूटते हैं और जब अमेरिकन प्रेसिडेंट आते हैं भारत में, दिल्ली में आते हैं, तो छत्तीस सिंहपुरा हो जाता है। आपको याद होगा छत्तीस सिंहपुरा में क्या हुआ था, इधर प्रेसिडेंट का आना और उसका होना। तो इसके बीच में कुछ को रिलेशन है। इधर आप कश्मीरियों को बुलाते हैं बातचीत करने के लिए, तो उधर ये हो जाता है सिख लड़कियों के साथ। इस पर्टिकुलर इंसिडेंस में हो सकता है कि जम्मू वाला उससे रिलेटेड हो सकता है, ये अलग हो। ये बात काफी हद तक पॉसिबल है, क्योंकि ये हो सकता है उस डीप स्टेट का हिस्सा ना हो, डीप कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा ना हो, मगर माइंड सेट सबका एक ही है। तो अभी भी हमें देखना चाहिए, नो मोर थ्रोइंग चॉकलेट्स टू क्रोकोडाइल। रवि जी, पंजाब में अभी अब इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं और हमारे अजीम नेता केजरीवाल साहब ने कहा है कि हम मुफ्त में इलेक्ट्रिसिटी देंगे पंजाब को और ये वो। आप कैसे देखते हैं, क्या पंजाब में कोई तब्दीली की उम्मीद है? देखिए, ये जो मुफ्त का चस्का है और मुफ्त होने के बाद जो दिल्ली का हाल हो रहा है वो भी हम देख रहे हैं। और दिल्ली तो चलो चल गया, क्योंकि टैक्स आपने, दिल्ली का सारा भार तो सेंटर ने उठाना है, रेवेन्यू सेंटर से आना है, नहीं वो देंगे तो उनके पीछे डंडा। मगर स्टेट ने तो अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करना है ना। आप सब कुछ मुफ्त करते जाएंगे, जैसे कहते हैं इस्लामिक बैंकिंग, कि ना हम इंटरेस्ट लेंगे ना हम इंटरेस्ट देंगे। भाई लोगे भी नहीं, इंटरेस्ट दोगे भी नहीं, तो बैंक चलेगा कहां से? बैंक के भी तो अपने खर्चे हैं। तो मुफ्त, सारा कुछ मुफ्त हो जाएगा, तो बिजली घर का जो कर्मचारी है वो तो मुफ्त में आके काम नहीं करेगा ना, उसको तो तनख्वाह चाहिए। आप कोयला पानी जो भी खरीदोगे वो भी बाजार से आएगा, वो आपके खेत से तो निकलेगा नहीं। तो जब आप दे रहे हो तो वो वसूलोगे कहां से? मेरे ऊपर कान इधर से घुमा के टैक्स लगाओगे। जो आज हॉस्पिटल्स चल रहे हैं वो बंद होंगे। तो इस तरह की चीजें मुफ्त में करना, और मुफ्त में क्यों करें? ये खुददार लोग हैं, अपना हम खाएंगे कमाएंगे करेंगे। तो तब्दीली की हाँ जी, तब्दीली की कोई उम्मीद है पंजाब में कि भाई कांग्रेस रहेगी? अभी इस स्टेज पे मैं ये समझता हूँ इमेच्योर है कहने का। देखिए कौन कौन कैसे कैसे अपने दांव फेंक रहा है। और एक स्टार कैंपेनर तो आपने इधर भेजा ही हुआ है कांग्रेस के लिए, एक बेगम साहिबा आई हुई हैं, तो वो तो स्टार कैंपेनर है ही है कप्तान साहब की। नहीं तो वो तो आजकल सुना है कि वो आजकल उसने पाकिस्तानी जनरलों को मतलब सर्विसेज दे रही है। कप्तान साहब को तो कोई और मिली हुई है, शायद एक और आई है पाकिस्तान से।
चलिए चलिए, वो तो खैर ऐसे है कि आदान प्रदान होता रहता है। अब यहाँ की खबर जनरल को मिलेगी और जनरल की खबर यहाँ पे आएगी। मतलब खाली ये नहीं कि ये एक ही तरफ है, विश कन्या एक ही तरफ है, ये दोनों तरफ हैं। और 71 की जैसे एयरफोर्स की रिपोर्ट्स यहाँ पे आती रही, वैसे यहाँ की भी वहां जाती रही। तो ये लोग तो एक काम है इनका ये तो करना है। और मूर्ख वो है जनरल जो अपनी फाइलें उठा उठा के दे देते हैं। जैसे आपने बताया था, वर्दी कहीं होती है और फाइल कहीं होती है। रवि जी, आप तो काफी अंदर की चीजें जानते हैं, आपकी जानकारी के कुछ जराए हैं जिससे आपको अंदर की खबरें पता चलती रहती हैं। जरा हमें बताइएंगे कि ये सरकार ने अभी जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मुलाकात की है और आगे क्या क्या पाइपलाइन में क्या है, क्या सरकार करना चाह रही है वहां पे? देखिए, अभी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ तो कोई बातचीत हुई ही नहीं है। ये वही पुराने पुराने क्या नाम, पापियों के ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। पर यहाँ पे तो वाइन भी पुरानी है और बॉटल भी पुरानी है। और ये अपना वही घिसा पिटा एजेंडा लेके आए हैं। तो इनसे कोई बातचीत करने का फायदा नहीं था। फिर भी बहुत सी चीजें होती हैं कि कल को ये ना हो कि हमें मौका नहीं दिया तो सब आपको मौका दे दिया, आप अपनी बात रखिए। और अगर आपने वही वही बात रखनी है कि मुर्गे की 6 टांग, मैं मानता हूं आप भी मानो, तो फिर वो नहीं अब चलने वाला। अब मुर्गे की 2 टांग ही गिनी जाएगी, 6 टांग वाला मुर्गा खत्म हो गया। और जहां तक ये अभी जैसे कुछ कह रहे थे कि कुछ लोग के ये इंडियन गवर्नमेंट का ही वो है, तो कोई अपनी लड़की को इस ड्रामे में नहीं वो कर सकता, कोई अपने फौजियों को नहीं मरवा सकता। और जहां तक नौटंकी की बात है, वो तो बहुत लोग कहते हैं कि ये जो हमारे होम मिनिस्टर साहब की लड़की की भी किडनैपिंग हुई थी और उसके लिए जो छोड़े गए थे, वो भी अपनी मर्जी से चुन के गई थी, मेरे को इसके साथ जाना है और इसके साथ नहीं जाना। तो ये तो नौटंकियां तो बहुत होती हैं दुनिया में। तो जरा उस पर भी इंक्वायरी प्रॉपरली बैठनी चाहिए कि वो किनके साथ गई थी, कौन लोग थे, किस हालात में उन्हें लेके गए और कितने दिन वो कहां रही, जिसके ऊपर कोई प्रॉपर रिपोर्ट ही नहीं आज तक आई। तो ये भी जरा पता लग जाए कि वो मोहतरमा कहां थी। ऐसे तो कई मिथ हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से जो कि पब्लिक के सामने आनी चाहिए। कई चीजें ऐसी हैं। चलते चलते आप कोई आखिरी पैगाम देना चाहेंगे? आखिरी और पहला एक ही है कि एक छोटी सी कहानी है। मैं कभी उसको, एक कपल कोई जा रहा था जंगल में, ठीक है ना, तो आगे उन्होंने देखा एक जख्मी कोई जानवर पड़ा है। तो पत्नी ने फट कहा कि गाड़ी रोको, गाड़ी रोक दी। तो नीचे देखा तो एक भेड़िए का बच्चा जख्मी पड़ा था, कोई मार गया होगा उसको, कोई जानवर। तो उन्होंने कहा देखिए कुत्ता। तो उसने, शौहर ने कहा ये कुत्ता नहीं है, जंगल में कुत्ता कहां से आया? तो भेड़ गया। बोले नहीं, मैं ये कुत्ता है, मैं कह रही हूं ना कुत्ता है। तो साहब कुत्ते को कुत्ता समझ के उसको घर ले आए। अब उसका नाम भी रख दिया टॉमी, यानी कुत्ते वाला नाम। और उसको कुत्ते के बिस्कुट खिलाने शुरू कर दिए और चेन बांध दी और कुत्ते की तरह उसको। तो उन्होंने ये समझना शुरू कर दिया क्योंकि मैं भेड़िए को कुत्ता समझना शुरू कर दिया हमने, तो कुत्ता, भेड़िया भी अपने को कुत्ता समझने लगा है। तो ये जो समझने वाली बात है, डोंट, ये आज समझ जाओ, 100 साल बाद समझ जाओ, 500 साल बाद समझ जाओ, अंत यही है कि भेड़िया भेड़िया है, कुत्ता कुत्ता है और मगरमच्छ मगरमच्छ है। डोंट थ्रो चॉकलेट्स टू क्रोकोडाइल। और अब हमारे पास, मानव जाति के पास 10 साल, यानी अगर उसको 8 साल 10 साल जो भी कहे, मैं ये कहता हूं हमारे पास 1 लाख घंटा बचा है। और जब मेरी आपकी टॉक खत्म हुई और शुरू हुई, उसके बीच में भी 1 घंटा हमारा कम हो गया। तो बहुत हमारे पास कम समय है। और अगर अभी भी हम सेकुलर और इसका और उसका भाई भाई वो करते रहे, तो भाईचारा यही होगा, आप भाई समझते रहेंगे और वो चारा समझ के आपको चट कर गए, बाकी कट कर जाएंगे। नो, डोंट ट्रस्ट अनट्रस्टेबल पीपल। सही कहा आपने रवि जी। होपफुली मैं भी अभी एक प्रोग्राम में था तो मैं भी वहां पे यही कहना चाह रहा था, उन लोगों को यही समझा रहा था कि अपनी रूट्स की तरफ आए, अपने रूट्स की तरफ जितना जल्दी आ जाएंगे
भारत में ज्यादा बड़ा मसला मुसलमान नहीं है, भारत में ज्यादा बड़ा मसला सेक्युलर हिंदू है जी। सेक्युलर हिंदू है, वो अगर हिंदू बन जाए ना तो भारत सुपर पावर बन जाएगा, भारत में फिर कोई मसला नहीं रहेगा। जी जी।